लैक ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी। ये डिफेंस ऑलमोस्ट एवरी एक्यूज पर्सन इन ए चेक डिसऑनर मैटर में रेज करता है, बट अनफॉर्चुनेट ये हो जाता है कि ये डिफेंस एक्यूज पर्सन मेयरली वेग स्टेटमेंट्स की तरह ही सबमिट कर देता है। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट नहीं किया जाता, कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं हाईलाइट करी जाती कंप्लेनेंट के वर्जन्स में, एंड एक्यूज पर्सन एक्सपेक्ट करेंगे कोर्ट से कि उन्हें एक्विटल दे दिया जाए मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ कि कंप्लेनेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी ही नहीं थी, इसलिए जो प्रिजम्पशन है अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन अंडर सेक्शन 139 वो एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए, वो ट्रिगर नहीं होनी चाहिए। हम आपको आज की वीडियो में इसी प्रिंसिपल को डिटेल में डिस्कस करेंगे इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ बस्सा लिंगप्पा वर्सेस मुद्दी बसप्पा। ये मैटर एक तरह से लर्निंग है फॉर द एक्यूज पर्संस के लिए कि व्हेन दे रेज ए डिफेंस कि कंप्लेनेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, तो देन दे नीड टू ब्रिंग अप the contradictions, they need to bring up the defense evidence, जिसके कारण जो ट्रायल कोर्ट है they can believe the version of the accused person। नॉर्मली हमने ये देखा है कि एनआई मैटर के ट्रायल में जो एक्यूज पर्सन है नॉर्मली इस तरह के डिफेंस के आर्गुमेंट्स लेके आएंगे कि भाई ये तो सिक्योरिटी चेक था, ये मैंने चेक कभी इशू ही नहीं किया, मेरा कभी लोन एग्जिस्ट ही नहीं करता कंप्लेनेंट के साथ, या कंप्लेनेंट ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ये लोन नहीं दिखाया, इस कारण से ये लोन कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, कंप्लेनेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है। बट ये सारे डिफेंसेस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप इसके कोरस्पॉन्डिंगली अपना विटनेस, अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या फिर जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है और फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट है उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं लेके आएंगे, तब तक आप सक्सेसफुली रिबट नहीं कर पाए। हम इस वीडियो में ब्रीफ फैक्ट्स एंड टाइमलाइंस को डिस्कस करेंगे और कैसे ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है और क्या कोर इशू था बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो भी डिस्कस करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रिंसिपल्स को रेफर करा, कौन से प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया, एनालाइज किया, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फाइनल फाइंडिंग्स के ऊपर वी विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें कंप्लेनेंट के लिए लर्निंग्स क्या है एंड एक्यूज पर्सन के लिए लर्निंग्स क्या है। अगर आप भी रीसेंट एनआई की जजमेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं जो कि डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो हमने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप उस पे जा सकते हैं एंड रीसेंट जजमेंट्स को समझ सकते हैं। कमिंग नाउ ऑन दिस जजमेंट, लेट अस अंडरस्टैंड ब्रीफ फैक्ट्स। अब अगर हम दिसंबर 2009 के जो इंसिडेंट्स हैं उनको अगर पीछे कर दें, तो ये मैटर में जो कंप्लेनेंट का जो वर्जन था, उस कंप्लेनेंट ने ये बोला कि लगभग नवंबर 2011 में उन्होंने 6 लाख का लोन जो था एक्यूज पर्सन को दिया। उसके बदले में एक्यूज पर्सन ने 27 ऑफ फरवरी 2012 का चेक जो था वो कंप्लेनेंट को प्रोवाइड किया। कंप्लेनेंट ने जब उस चेक को प्रेजेंट किया, वो जो चेक था डिसऑनर्ड हो गया, जिसमें मैसेज ये था मेमो में दैट फंड्स इनसफिशिएंट। फिर उसके बाद कंप्लेनेंट ने जो प्रॉपर ड्यू प्रोसीजर है सेक्शन 138 के मैंडेट को फुलफिल करने के लिए कंप्लेनेंट ने लीगल नोटिस भेजा। फिर उसके बाद जब लीगल नोटिस भेजने के बाद भी पैसे नहीं मिले, तो देन कंप्लेनेंट ने 138 के अंदर कंप्लेंट फाइल करी। ट्रायल चला, ट्रायल में एक्यूज पर्सन को एक्विटल का जजमेंट मिल गया, लेकिन इस एक्विटल के जजमेंट को जब कंप्लेनेंट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया, तो देन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट को रिवर्स किया और एक्यूज पर्सन को दोबारा से कन्विक्ट कर दिया, एंड दैट्स व्हाई द एक्यूज पर्सन reached before the Honorable Supreme Court, और Honorable Supreme Court ने couple of issues को एड्रेस करने की कोशिश करी इस जजमेंट के थ्रू।
first and foremost, whether the accused successfully rebutted the presumption under section 139 of the NIA. सेकंड, जो कि वेरी रेलेवेंट आप समझ पाओगे इसमें, कि accused person ने ये एलेज किया ऑन डिफरेंट ओकेजन्स कंप्लेनेंट ने 18 लाख रुपए तक के लोन्स प्रोवाइड करे हैं डिफरेंट पर्सन्स को, लेकिन कंप्लेनेंट ने सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ नहीं दिखाया है. वी विल सी हाउ द एक्यूज्ड पर्सन वाज एबल टू rebut the presumption running against him. Thirdly, Honorable Supreme Court also went into the discussion that whether inconsistency exposed during the cross examination were sufficient to raise a probable defense or not. कि इसका impact क्या है इस क्वेश्चन का, कि that you are defending let's say an accused person और आपके पास डिफेंस के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या यू आर बाउंड टू प्रोवाइड द डिफेंस एविडेंस, और या फिर जो कंप्लेनेंट ने ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हैं, जो कंप्लेनेंट ने विटनेस एग्जामिन किया है, उसके अंदर उनके टेस्टिमनीज के अंदर अगर कोई वेरियस कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो कि फैटल है फॉर द कंप्लेनेंट, उससे काम बन पाएगा या नहीं बन पाएगा. देन whether the burden shifted to the complainant to prove his financial capacity after reasonable doubt was created. The question is, reasonable doubt must be created in the eyes of court. Whether the High Court was justified in reversing the trial court orders, and whether the lack of proof of financial capacity was sufficient to sustain an acquittal. So these were the couple of questions, couple of issues which were addressed by the Honorable Supreme Court in this judgment. To arrive at answers to these questions, the Honorable Supreme Court relied upon various judgments, and उस judgments के key principles जो थे we have listed here so that it becomes easy for the viewers to understand कि एक NI trial में किस स्टेज में कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा. The first principle is mandatory presumptions. अब जैसे ही 138 सेक्शन की all requirements are met, सेक्शन 118 and सेक्शन 139 जो है ट्रिगर हो जाता है. उसमें क्या है, various presumptions are triggered. The law presumes that the check was issued for the legally enforceable debt. That's a very, very critical presumption which triggers against the accused person. Ab once the section 139 is triggered, it places the initial burden on the accused to rebut this presumption. So जो practitioners इस डायलेमा में फेस रहते हैं, जो कंप्लेनेंट इस डायलेमा में फेस रहते हैं, या accused person, ki that on the very first day, if we say that the complainant has not given the income tax returns along with the complaint itself, तो इससे ऑटोमेटिकली ये एस्टेब्लिश नहीं होने वाला कि कंप्लेनेंट ने आपको कभी लोन ही नहीं दिया. फॉर एग्जाम्पल, कंप्लेनेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, लेकिन एक लोन एग्रीमेंट बीच में जो कि कंप्लेनेंट और अक्यूज के बीच में साइन हुआ था, उसको फाइल कर दिया, तो देन इट ऑल्सो हेल्प्स द कंप्लेनेंट टू सेट अप हिज ओन केस. लेकिन द लॉ इज वेरी क्लियर ऑन दिस एस्पेक्ट कि at the time of issuance of the summons, only criteria needs to be checked is that 138 के जो mandates हैं वो clear हो गए हैं, वो follow हो गए हैं. अगर हो गए हैं तो then yes, section 139 जो है वो triggered हो जाएगा. Then magistrate or the trial court will not go into the question and will not ask substantial proof from the complainant. Okay, then first you give me your income proof, first you give me your capacity to give the loan to the accused person, only then I will issue a summons order. Section 139 की जो presumptions हैं वो automatically will get triggered, और ये presumptions तभी हटेंगी जब accused person during the course of the trial is successfully able to rebut this presumption. And that becomes our third sub principle, that the accused person can defeat the presumption by raising credible doubts about the existing of the underlying debt
और लायबिलिटी। नाउ क्वेश्चन इज कि जो हम डाउट्स क्रिएट करने के लिए हमें किस लेवल का एविडेंस लाना पड़ेगा? इज इट लाइक कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट द एक्यूज्ड पर्सन हैज टू prove that yes, I am successfully able to rebut the presumption, or the probable defense basis on the basis of principle of preponderance of the probabilities, जो कि एक सिविल कोर्ट में जैसे माना जाएगा, उस लेवल का डिफेंस एविडेंस अगर एक्यूज पर्सन फाइल कर देते हैं या वेरियस कॉन्ट्राडिक्शंस साइट करते हैं जो ऑलरेडी फाइल डॉक्यूमेंट्स हैं बाय द कंप्लेनेंट, क्या उससे रिबटल हो जाएगा या नहीं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड लेयर ऑफ प्रिंसिपल जो है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ फॉर द रिबटल ऑफ प्रिजम्पशन इज द एक्यूज्ड नीड्स टू रिबट द प्रिजम्पशन ऑन ए preponderance of probabilities, not the beyond reasonable doubt. And then once the accused person is able to successfully rebut, then ये बर्डन जो है अब लीगली इन्फोर्सेबल डेट जो है वो कंप्लेनेंट को एस्टैब्लिश करना ही पड़ेगा, बट वो ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल रिबटल। अगर रिबटल सक्सेसफुल नहीं हुआ तो देन प्रिजम्पशन विल एक्ट अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन एंड इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट। सो शोइंग circumstances that make the existence of debt improbable, for example questioning the complainant's financial capacity, is sufficient to rebut the statutory presumption. That's the critical thing, is you need to successfully rebut the presumption. Okay, so now let's move to the third point, evidentiary rules for a probable defense in the check dishonor case. जो हम अभी बात कर रहे थे कि डिफेंस एविडेंस की स्टेज जब आती है तो उस केस में क्या एक्यूज्ड को विटनेस बॉक्स में आना पड़ेगा या एक्यूज्ड को अपने विटनेसेस लाने पड़ेंगे टू एस्टैब्लिश इट्स डिफेंस? क्या एक्यूज्ड को अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आने पड़ेंगे? क्या फिर एक्यूज सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन करे कंप्लेनेंट का, कंप्लेनेंट के विटनेस का, एंड कॉन्ट्राडिक्शंस आइडेंटिफाई कर दे और ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल रिबटल हो जाएगा? द आंसर इज अ मिक्स्ड। ओके, कोई मैंडेटरी नहीं है। द मैंडेट इज दैट यू मस्ट बी एबल टू एस्टैब्लिश ए प्रोबेबल डिफेंस इन योर फेवर। अगर वो आप मेरली कॉन्ट्राडिक्शन से कर पाओ, बहुत अच्छी बात है। इफ यू थिंक दैट यू नीड समथिंग मोर, यू ब्रिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने चेक पे साइन नहीं किए या आपने बोला कि ये सिक्योरिटी चेक था, तो देन यू नीड आइदर आप जो है एस्टैब्लिश करो उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू, उसकी कॉन्ट्राडिक्शंस फाइंड आउट करके, या फिर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ डिफेंस एविडेंस पेश करो, सो दैट जिससे ये पता चल जाए कि जो सिक्योरिटी चेक था वो इंडीड एनकैश कर सकता था कंप्लेनेंट, बट ओनली आफ्टर सो एंड सो डेट। चूंकि कंप्लेनेंट ने उस थ्रेशोल्ड डेट से पहले ही चेक को इनकैश करवा दिया, प्रेजेंट करवा दिया, जिसके कारण ये चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो इस कारण से द चेक डिसऑनर्ड का जो कंप्लेंट है डिसमिस होना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू नाउ दिस केस, यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश करे। इस मैटर में वेरी क्रिटिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या था कि एक्यूज पर्सन ने, जो कंप्लेनेंट का वर्जन ये था दैट एक्यूज पर्सन ने उससे 6 लाख रुपए का लोन लिया, उस लोन को रिटर्न करने के लिए चेक इशू किया गया और वो चेक डिसऑनर्ड हो गया। जब एक्यूज पर्सन ने मैटर में फाइनेंशियल कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन रेज करे, नाउ ही डिड मल्टीपल थिंग्स जो नॉर्मली एक्यूज पर्सन नहीं करते, जिसके कारण उन्हें एक्विटल ना फेस करके कन्विक्शन फेस करनी पड़ती है। इस मैटर में एक्यूज पर्सन ने मल्टीपल सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स फाइल करे। वी विल सी इट। उसने वेरियस कॉन्ट्राडिक्शंस जो थी, जो वर्जन कंप्लेनेंट का था और जब उसने क्रॉस एग्जामिन किया कंप्लेनेंट का, उसमें जो कॉन्ट्राडिक्शंस निकल के आए, उससे
प्लस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ये प्रूफ हो गया कि इस मैटर में कंप्लेनेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं प्रूफ हो पाई, इस मैटर में जो सोर्स ऑफ इनकम था कंप्लेनेंट नहीं एस्टैब्लिश कर पाया। कैसे? लेट अस सी एक्चुअल फैक्ट, जो फैक्ट्स थे इस मैटर में। अब इन वन ऑफ द सिनेरियो में जब क्रॉस एग्जामिनेशन के समय क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे तो कंप्लेनेंट को ये पूछा गया कि क्या आपने किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट भी चेक डिसऑनर की कंप्लेंट फाइल करी है? तो कंप्लेनेंट का आंसर ये था दैट आई हैव नॉट फाइल्ड एनी कंप्लेंट अगेंस्ट एनी अदर पर्सन। एक्यूज पर्सन ने सर्टिफाइड कॉपी जो थी वो फाइल कर रखी थी, सो दैट मेक्स the court to believe that the complainant जो है he is not coming clean on record. Second example, अब कंप्लेनेंट ने किसी व्यक्ति को 4.5 लाख रुपए का पैसे दिए थे, एक एग्रीमेंट साइन किया था। वो जो थर्ड पर्सन था बल्लाना गौड़ा, जिसके साथ इन्होंने एक सेल एग्रीमेंट साइन किया था और इस थर्ड पर्सन को 4.5 लाख रुपए भी दिए थे। एक्यूज पर्सन ने इसकी भी कॉपी लगा रखी थी। कंप्लेनेंट एडमिटेड दिस डॉक्यूमेंट। अब सिनेरियो क्या आया दैट इस मैटर में जो कंप्लेनेंट है वो थे एक बस कंडक्टर थे, 1997 में रिटायर हुए थे और उस समय रिटायरमेंट का जो कॉर्पस होता है उनके 8 लाख रुपीस मिला और वो 8 लाख रुपीस उन्होंने एनकैश करवा लिया था। दैट इज द रिकॉर्ड। अब कोई वो काम नहीं कर रहे थे, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर एब्सोल्युटली साइलेंट थे, बिकॉज व्हेन ही वाज एक्यूज पर्सन का जो वर्जन ये था कि उन्होंने अराउंड 25,000 ही इनसे पैसे लिए थे और वो वापस भी कर दिए थे। और जब ये क्वेश्चन पूछा गया इन रिलेशन टू द 25,000 रुपीज, जो कंप्लेनेंट थे he said that he does not remember. The PW1 in his evidence admitted that he retired in 1997, on which date he received monetary benefit of rupees 8 lakhs which was encashed by the complainant. So now let's move further. This point we have already discussed that 4.5 lakh जो कंप्लेनेंट ने थे लगभग 2010 में एक सेल एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें कंप्लेनेंट ने 4.5 लाख रुपए दिए थे। 2012 में कंप्लेनेंट ने एक और व्यक्ति के अगेंस्ट चेक डिसऑनर का केस फाइल कर रखा था फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज 50,000 रुपीज। सो ये कुल मिला के 5 लाख तो यही हो गए। नाउ यू सी कंप्लेनेंट ने एक व्यक्ति के अगेंस्ट बलाना गौड़ा के अगेंस्ट 2009 में ही लगभग 7 लाख रुपीस के लिए की रिकवरी के लिए भी सिविल सूट फाइल कर रखा था। तो बेसिकली एक्यूज पर्सन ने ये सिनेरियो कंप्लीटली एस्टैब्लिश कर दिया कि कंप्लेनेंट जो 1997 में एक बस कंडक्टर, रिटायर्ड बस कंडक्टर, और जो भी उसके पास रिटायरमेंट का जो मॉनेटरी बेनिफिट था वो एनकैश करवा चुके थे, उसके बावजूद he was not working, he did not disclose any source of income. इन सच सिनेरियो के पीछे भी एक्यूज पर्सन ने ये एस्टैब्लिश करवाया कि कंप्लेनेंट ने पहले 4.5 लाख, फिर 50,000, फिर 7 लाख एंड 6 लाख उसको जो एक्यूज पर्सन को दिए, तो टोटल 18 लाख रुपए अराउंड द ईयर 2010 एंड 11 के बीच में। दैट बिकम्स द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कि ये पैसा कंप्लेनेंट के पास कहां से आया। द कंप्लेनेंट was absolutely silent on the source of income for कि कैसे वो 18 लाख रुपए लोगों को दे पाए, जबकि he was a retired person having no source of income, and this causes a serious doubt in the story of the complainant. Another very importantly जो फैक्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आइडेंटिफाई किया, look at this fact. See, as per the complainant,
उन्होंने ये नहीं बोला था कि हमने लोन जो है कब प्रोवाइड किया। जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो कंप्लेनेंट ने बोला कि उन्होंने 2011 में एक्यूज पर्सन को लोन दिया था। सो 2000 नवंबर 2011 में 6 लाख का लोन दिया गया। जो चेक की डेट थी वो चेक की डेट थी 27 फरवरी 2012। नाउ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट venture into this presumption 118B. This is a very important presumption also. इस प्रिजम्पशन के बेसिस के ऊपर इट विल बी प्रेज्यूम्ड कि जिस जो डेट चेक के ऊपर रखी गई है, इट विल बी प्रेज्यूम्ड दैट एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड और ड्रॉन ऑन सच डेट। तो कंप्लेनेंट ने ये बोला कि भाई 27 फरवरी 2012 का चेक जो था वो डिसऑनर्ड हुआ। ना 118B की प्रिजम्पशन से ये माना जाएगा कि ये जो चेक था दैट वाज ड्रॉन ऑन 27th ऑफ फरवरी 2012। और कंप्लेनेंट ने ना तो अपनी एग्जामिनेशन इन चीफ में ना तो अपनी कंप्लेंट में कभी नहीं बताया कि कंप्लेनेंट ने जब 6 लाख का लोन जो था एक्यूज पर्सन को नवंबर 2011 में दिया, देन हाउ कम ही गोट द चेक, ए पोस्ट डेटेड चेक dated 27th of February 2012. So ये जो contradiction थी in what was the initially stated by the complainant in the complaint and in his examination chief regarding the date on which the loan was given on one side and what was said in the cross examination in another side, which has not been satisfactorily explained by the complainant, and that becomes the basis for the Honorable Supreme Court to held that the complainant was successful in rebuttal of the presumptions, and subsequently the onus was now on the complainant to establish that yes, the complainant was having the source of income to give the loan to the accused person. और अगर हम ऑपरेटिव पोर्शन के बारे में बात करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट held that we are thus satisfied that the accused has raised a probable defense and the findings of the trial court that complainant failed to prove his financial capacity are based on the evidence led by the defense, and in result the appeal is allowed and judgment of the high court is set aside and that of the trial court is restored. I hope with this video you would be able to understand that merely vague statements in your defense are not going to help you. You have to establish credible evidence for you so that you are able to firstly rebut the presumptions, and then the if the complainant has literally some source of income, you have to work on that aspect also to get an acquittal in the NI matter. And अगर हम learnings की बात करें for the complainants, the maintaining strong evidence of the financial capacity, that is going to help them. And अगर pleadings की बात करें, ensure कि आपने कब लोन दिया था, वो डेट्स हो आपके पास, आप जो प्लीडिंग्स ले रहे हो अपनी एनआई की कंप्लेंट में उसके कोरेस्पॉन्डिंगली अगर आपके पास कोई विटनेस है, अगर कोई थर्ड पर्सन है जिसकी प्रेजेंस में आपने ये लोन प्रोवाइड करा, तो देन यू एंश्योर आप अपनी प्लीडिंग्स में उन व्यक्तियों का भी नाम रखो, सो दैट इट विल हेल्प यू टू बिल्ड अप योर केस इन ए सिनेरियो व्हेन द एक्यूज्ड पर्सन हैज सक्सेसफुली रिबट द प्रिजम्पशन. And for the accused person, very critically, that build a probable defense through cross examination by exposing inconsistency, plus ensure that documentary evidence needs to be there. अगर accused person merely ये बोलता कि उसने देखो 4.5 लाख रुपए थर्ड पर्सन को दिए थे, 7 लाख रुपए अगेन रिकवरी ऑफ सूट फाइल कर रखा है, unless and until you won't file the documentary evidence for such pleadings, no one is going to believe you.
The moment you file certified copies of such documents, the courts are inclined to believe your version. Okay, so I hope with this video you would have been able to understand the importance of documentary evidence and finding contradictions in the complaint with respect to the cross examination. Ensure that you do the proper cross examination of the complainant or the complainant witness to get a secure and acquittal order from the trial court. And if you have any specific questions, specific queries, you can shoot down your questions at info@न्यायतंत्र.com, और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे एक रीजनेबल टाइम में. And feel free to share this video with other stakeholders or with the persons who are going through an NI trial. This judgment will definitely help them to strategize their current ongoing matter. And thank you very much for going through this video. Jai Hind.